नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूसीसी का जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध किया है तो नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई संभव है तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सुनवाई की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूसीसी का जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध किया है। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई भी संभव बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सुनवाई की मांग यहां पर की गई है। तो यूसीसी का विरोध भी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां जमीयत उलेमाए हिंद ने इसका विरोध किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई संभव बताई जा रही है। तो नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यह कानून लागू किया गया है और अब इस कानून का विरोध भी देखने को मिल रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने इस कानून का विरोध किया है। नैनीताल हाईकोर्ट में के विरोध में याचिका दायर की गई है। तो जमीयत उलेमाए हिंद ने नैनीताल हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? एक तरफ देश का पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बन गया है जहां पर यूसीसी लागू किया गया है, तो अब यूसीसी का विरोध भी जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से देखने को मिल रहा है। हरीश, सुन पा रहे हैं आप? तो हरीश से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में यूसीसी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने यह याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस पूरे मामले में सुनवाई की मांग भी की गई है। तो इसी हफ्ते इस पूरे मामले में सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूसीसी का जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध किया है। नैनीताल हाईकोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई है। तो इस पूरे मामले में इस हफ्ते सुनवाई संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने नैनीताल हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सर, जिस तरह से यूसीसी की बात करें तो एक तरफ जहां यूसीसी को लेकर के सरकार पूरी तरह से स्तब्ध है और लगातार यूसीसी के मामले को लेकर के तमाम जनता ने भी यहाँ पर लोगों ने सरकार की वाहवाही की है। और साथ ही साथ अगर हम आज की बात करें तो आज यूसीसी को लेकर के जमीयत जो उमला हिंदू है उन्होंने एक याचिका दाखिल की है नैनीताल हाईकोर्ट में और उस याचिका पर सुनवाई की मांग की गई है। तो जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनसे सुनवाई की मांग की गई है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते इसमें सुनवाई हो सकती है। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक जहां जहां क्योंकि जो यूसीसी जो कमेटी है उन्होंने तमाम लोगों से प्रत्यक्ष में बात की थी और लोगों से सुझाव भी लिए थे और उधर सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने पूरी तरह से प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी अगर आज की अगर बात करें तो यूसीसी को लेकर के कहीं ना कहीं विरोध भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हरीश बात की जाए तो एक तरफ
यूसीसी लागू जब से उत्तराखंड में हुआ है तब से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसकी सराहना करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब कोई भी अपनी पहचान यहाँ पर छुपा नहीं पाएगा, सबको समान कानून का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद की बात करें तो लगातार इस पर विरोध अपना दर्ज कराती रही है, और साथ ही साथ अब जिस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष यहाँ पर जमीयत उलेमाए हिंद भी रखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि सरकार का ये बिल्कुल स्पष्ट था कहना कि किसी जाति धर्म को टारगेट करने के लिए यूसीसी प्रदेश में लागू नहीं हो रहा है, बल्कि सभी को एक छत के नीचे एक समान कानून के अंतर्गत रखे जाने के लिए परिप्रेक्ष में ही ये इस तरह का जो यूसीसी है वो प्रदेश में लागू किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर हम अन्य लोगों की बात करें, अन्य जो समुदाय हैं उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो जमीयत उलमा हिंद है उनकी तरफ से यहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई की भी संभावना नजर आ रही है, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सुनवाई की मांग की गई है हाईकोर्ट में। अब देखना ये होगा कि कब तक ये सुनवाई होती है और क्या इसमें कोर्ट निर्णय लेती है। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 27 फरवरी को उत्तराखंड पीएम मोदी पहुंच सकते हैं, तो शीतकालीन यात्रा का संदेश देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। हर्षिल और मुखबा पीएम मोदी आ सकते हैं, तो शासन प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखबा पहुंच सकते हैं। मुखबा गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थल है। सरकार ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं। कई उम्मीदें भी उनके दौरे को लेकर जताई जा रही हैं। प्रशासन भी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी? तो हरीश से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो 27 फरवरी को उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां करना शुरू कर दिया है। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, तो शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि उन्होंने शीतकाल के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी और उनसे गुजारिश की थी कि वो शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शीतकालीन यात्रा को और ज़्यादा बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से मिलता हुआ नजर आएगा। इसी उम्मीद के साथ तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा को लेकर संदेश देने उत्तराखंड पहुंचेंगे। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर रह सकते हैं। उसको लेकर प्रशासन भी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रह सकते हैं, जहां शीतकालीन यात्रा को लेकर वो संदेश भी देंगे, और कई मायनों में इस दौरे से कई सारी उम्मीदें यहां पर जताई जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा इस समय चल रही है, और अब क्योंकि जो यात्रा है, जो चारधाम की यात्रा है वो भी अब शुरुआत होने वाली है। मई माह से यात्रा शुरू हो जाएगी। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शीतकाल यात्रा है उसका एक दुनिया भर में एक संदेश देने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि 27 तारीख को वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मौर्य माफ कीजिएगा मुखबा में पहुंच सकते हैं, और मुखबा से जहां से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है और वहां से वो एक संदेश देने का काम करेंगे। इसके लिए जो शासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से एक बैठक यहाँ पर की गई है, जिसमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसके मद्देनजर सभी जो तैयारियां हैं वहां पर होनी चाहिए, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो लोगों के आवागमन से हो। सभी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, और इसके लिए खुद उन्होंने ये भी कहा है, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि वे मुखबा में पहुंचेंगी और जहां पर वो
इसके लिए निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही साथ हर्षिल भी जाया जाएगा, क्योंकि ये सीमांतवर्ती इलाके हैं और यहाँ से कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने का काम प्रधानमंत्री करेंगे और तमाम जगहों से, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि हर वर्ष इस तरह से जो ठीक है। शीतकाल यात्रा वो चल सके, इसको लेकर के एक बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश इस बार की गई है कि बड़ी संख्या में जो शीतकाल जो गद्य स्थल होते हैं, खासतौर पर हम केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें या फिर हम गंगोत्री और यमुनोत्री की ठीक है। बात करें, तो जहाँ पर इनके पड़ाव हैं, खासतौर पर जो गद्य स्थल है, गद्य पहुँचने के लिए तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ पर बनाई जा रही थी। सड़कों ठीक। की बात करें या फिर हम मुतवा की बात करें, तो यहाँ पर भी जो शीतकालीन में जो बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर सड़क साफ करने के लिए भी स्नो कटर की व्यवस्थाएँ की गई थी, ताकि जो दूर-दराज से जो लोग यहाँ पर ठीक है, पहुँचे, हरीश। उन्हें रहने खाने सहित तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ पर दी जा सकेंगी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का 14 फरवरी को समापन होगा और आज हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। दोपहर 12 बजे गोलापार स्टेडियम सीएम धामी पहुंचेंगे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह होने वाले हैं। कार्यक्रम को यादगार बनाना सीएम पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं और कार्यक्रम की तैयारियां सीएम धामी पर रखते हुए नजर आएंगे। तो आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे गोलापार स्टेडियम सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो कार्यक्रम को सीएम पुष्कर सिंह धामी यादगार बनाना चाहते हैं और उसी के लिहाज से कार्यक्रम की तैयारियां परखते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का 14 फरवरी को समापन होना है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज हल्द्वानी के दौरे पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। दोपहर 12 बजे गोलापार स्टेडियम सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को यादगार सीएम पुष्कर सिंह धामी बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार प्रयासरत हैं। कार्यक्रम की तैयारियां भी परखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुन्ना अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। मुन्ना, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी नेशनल गेम्स के समापन समारोह की तैयारियों को परखते हुए नजर आएंगे और लगातार इस समारोह को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? यहाँ बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय खेलों की इस बार मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, जिसमें यहाँ पर हल्द्वानी में भी खेल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जो है अब समापन की ओर पहुंच चुका है खेल और यहाँ पर समापन होना है जो 14 तारीख को, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां जिला प्रशासन और खेल विभाग लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ की प्रदेश की जो खेल मंत्री हैं रेखा आर्या, उन्होंने भी अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए उसमें कई चीजें उसमें बदलाव किया है। उसमें इसके साथ ही उसमें ये जोड़ा गया है कि जो भी मेडल प्राप्त है यहाँ पर विजेता हैं, यहाँ पर उन खिलाड़ियों को भी सबको आमंत्रित किया जाए कार्यक्रम में। इसके अलावा यहाँ पर जो है पास का एक सिस्टम बना दिया गया है और आमंत्रण पत्र बना दिए गए हैं, उसके बाद ही उसमें एंट्री होगी कार्यक्रम में। इसके अलावा यहाँ पर जो है पूरी तरीके शहर का जो रूट डाइवर्ट है, पूरी तरीके से एक रोड मैप बना दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले जो लोग हैं या खिलाड़ी हैं, तो उन लोगों के लिए अलग रूट बना दिया गया है, उनकी अलग पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, मीडिया के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। तो पूरी तरीके से जो है यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था पूरी कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो, उसको देखते हुए भी यहाँ पर 14 तारीख को जो है पूरी तरीके से यहाँ नैनीताल जनपद के सारे स्कूल विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जिला प्रशासन है पूरी तरीके से रोडों में यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर यातायात बाधित ना हो, उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी किए हुए हैं। आरटीओ को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि पूरी तरीके से यातायात यहाँ पर सुचारू रखें। इसके अलावा यहाँ पर जो जिला प्रशासन है बड़े स्तर पे यहाँ पर जुटा हुआ है और देर रात में यहाँ पर डीएम जो है वंदना सिंह, उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण हुए, इसमें स्थलीय निरीक्षण करते हुए पूरी व्यवस्थाओं को जांच परखा और उसमें व्यवस्था को सुनिश्चित करने के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़े स्तर का प्रोग्राम है और यहाँ पर देश के गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं और खेलों का समापन होना है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है जिला प्रशासन। जी चलिए मुन्ना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर देहरादून नेशनल गेम्स में सर्विसेज की निरंतर बढ़त
देखने को मिल रही है। सर्विसेज ने 65 स्वर्ण पदकों पर अपना कब्जा जमाया, तो सर्विसेज ने कुल 112 पदकों को जीत लिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा की दमदार मौजूदगी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 171 पदक जीते हैं, हरियाणा ने 39 स्वर्ण पदकों सहित 140 पदक जीते हैं। कर्नाटक 33 स्वर्ण पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश ने भी 27 स्वर्ण पदकों के साथ 67 पदक जीते हैं। तमिलनाडु ने 24 स्वर्ण और 82 पदकों के साथ छठे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। मेजबान उत्तराखंड ने अब तक 22 स्वर्ण सहित कुल 97 पदक जीत लिए। उधर हरिद्वार कोतवाली नगर पुलिस ने चाइनीज मांझे के खतरों को देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस ने चौकी सहित शहरी क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कर आमजन को जागरूक किया और पब्लिक मीटिंग आयोजित कर लोगों को इसके दुष्प्रभावों की भी जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझा न सिर्फ लोगों की जान के लिए खतरा बन रहा है, बल्कि इससे पक्षियों और बिजली की लाइनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने वालों को कड़ी हिदायत दी है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि अगर कहीं भी अवैध रूप से चाइनीज मांझा बिकता हुआ दिखाई दिया तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। हरिद्वार पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी इस प्रतिबंधित मांझे की बिक्री या इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, चाइनीज मांझा जो है वो लगातार प्रशासन के लिए सिर का दर्द बना हुआ है, ऐसे में लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है और अब इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का प्रयास भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार ही हम देख रहे हैं कि चाइनीज मांझे से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब लगातार ही हरिद्वार पुलिस इसको लेकर पूरी तरह अलर्ट हो गई है। हालांकि लगातार ही लोगों को जागरूक कर रही है, बैठक कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो चाइनीज मांझा है वो लगातार बिकता हुआ दिखाई दे रहा है और अब अनाउंसमेंट भी कर रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हरिद्वार की नगर कोतवाली हो, शहर कोतवाली हो, तमाम जो क्षेत्र है वहां पर मोबाइल के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप चाइनीज मांझे को ना बेचें। अगर आप बेचते हुए या फिर इससे पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी ये चाइनीज मांझा कब तक इसकी बिक्री बंद होती है और जो बड़े गोदाम है उन पर कब तक बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई देती है। जी साहिल। बिल्कुल। और संजय, लेकिन जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज मांझे की जो खरीद है और बिक्री है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब पुलिस लगातार ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं से भी अगर कोई जानकारी मिलती है तो वो भी पुलिस को मुहैया कराई जाए। देखिए, लगातार ही हम देखते हैं कि पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की है, क्योंकि बीते दिनों ज्वालापुर क्षेत्र में कई गोदामों पर छापेमारी की थी और खुद जिला प्रशासन यानी जिला अधिकारी के साफ निर्देश थे कि जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं उनमें जाकर निरीक्षण करें और अगर वहां पर चाइनीज मांझा पाया जाता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। ऐसे में अब लोगों को लगातार बैठक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अगर हरिद्वार एसएसपी की बात की जाए तो उनके द्वारा भी लगातार संबंधित अधिकारियों की बैठक ली जा रही है और उस बैठक में यही साफ किया जा रहा है कि अगर कोई भी इस तरह का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाए। यानी बिल्कुल अलर्ट साफ कर दिया है पुलिस ने कि किसी भी हाल में चाइनीज मांझे को बिकने ही नहीं देंगे। एक और जहां लोगों की जान जा रही है तो वहीं पक्षी भी इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों वन महकमा भी पूरी तरह अलर्ट था, जिसके बाद लगातार ही पक्षियों का रेस्क्यू भी किया। उसमें कई देखा है कि हमने जो पक्षी थे वो घायल भी हो गए थे, लेकिन अब पुलिस के लिए सरदर्द ये कब तक खत्म हो पाता है ये आने वाला समय बताएगा। चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।